नाजरीन आदाब। उर्दू लाइव के इस नए शुमारे में आप सभी का इस्तकबाल है। मिर्जा गालिब और फैज अहमद फैज दो ऐसे शायर हैं जिन्हें सबसे ज्यादा गाया गया और सुना गया। शायद ही कोई ऐसा गजल सिंगर होगा जिसने इन दोनों के कलाम को ना गाया हो। आज हम गुफ्तगू फैज अहमद फैज साहब पे करेंगे और इसकी शुरुआत उनके उस नज्म से करेंगे जो कि एहतजाज की ज़बां बनी। जी हाँ, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये नज्म फैज अहमद फैज साहब ने 1979 में लिखा था। लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया था, लेकिन इसकी शोहरत और मकबूलियत में गुलकारा इकबाल बानो साहिबा का भी एक अहम रोल है। 13 फरवरी 1986 को एनुअल फैज मेले में एक कंसर्ट हुआ था लाहौर में, जिसमें इकबाल बानो साहिबा ने इस नज्म को काफ़ी जोशीले अंदाज में गाया था। दरअसल उस वक्त के कुछ सियासी हालात ऐसे थे कि लोगों में नाराज़गी थी। इकबाल बानो साहिबा भी शायद नाखुश थी। 50,000 से जायद के मजमे में तालियों की गूंज के बीच वो गा रही थी। और जब ये लाइन आई कि जब सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, तो उस वक्त जो मजमा बेकाबू हो गया और नारेबाजी होने लगी और कुछ देर तक सिर्फ तबले की आवाज़ ही आती रही। इकबाल बानो साहिबा को रुकी रही, आवाज़ कम हुई, तब उन्होंने इस नज्म को पूरा किया। इस कॉन्सर्ट के दूसरे दिन से ही इस रिकॉर्डिंग को कि जितने भी कैसेट थे सबको जब्त करने की एक मुहिम चली सरकार की तरफ से। और जितने कैसेट थे, जो भी इस मेले के इंतज़ामकार थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, उनके घर पे छापे पड़े और वो ऑडियो की रिकॉर्डिंग जब्त की गई। लेकिन इसी बीच किसी तरह एक कैसेट की एक कॉपी दुबई पहुंच गई। इस तरह वो रिकॉर्डिंग बची रही, जिसे बाद में यूट्यूब पे भी डाला गया। फैज साहब की एक और मशहूर नज़म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नामान, इसका भी एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। दरअसल इसे मलकाए तरन्नुम नूरजहां साहिबा ने गाया था, और जब उन्होंने इसे गाया था तब तक वो फैज अहमद फैज साहब से नहीं मिली थी। 1955-56 में लाहौर में एक कंसर्ट हुआ था जिसमें नूरजहां साहिबा को गाना था। उन्होंने एक लिस्ट ऑर्गेनाइज़र को भेजी थी जिसमें 5-6 गानों की नज़मों की लिस्ट थी कि वो ये गाएंगी। और जब वो तैयारी करके स्टेज पे गईं तो वहाँ पता चला कि उन्हें फैज़ अहमद फैज़ साहब की ये नज़म नहीं गानी पे है, क्योंकि जो सरकार या डिक्टेटरशिप जो थी वहाँ उसके तरफ से मनाही थी कि फैज़ साहब की ये नज़म नहीं गाई जाए। नूरजहां साहिबा काफ़ी नाराज़ हुई। उन्होंने कहा कि मैं कंसर्ट नहीं करूँगी अगर मुझे ये गाना नहीं दिया जाएगा। बहरहाल ऑर्गेनाइज़र्स को मानना पड़ा और नूरजहां साहिबा ने इसे गाया। ये लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया और ये नज़म काफ़ी मकबूल हुई। जब फैज़ अहमद फैज़ साहब जेल से वापस आए तो वो नूरजहां साहिबा से मिलने उनके घर पे गए। नूरजहां साहिबा को जब पता चला कि बाहर फैज़ अहमद फैज़ साहब आए हैं तो उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बग़ैर चप्पल जूता पहने हुए, सर पे बगैर दुपट्टा रखे हुए दौड़ते हुए बाहर गईं और जाके फैज़ अहमद फैज़ साहब को गले लगा दिया। फैज़ साहब ने बड़े शफ़क़त से कहा कि आपने मेरी नज़म को काफ़ी मकबूल किया है, अब ये नज़म आपकी ही हुई। और बात सही भी है कि उसके बाद किसी भी शेरी नशिस्त में या मुशायरे में जब फैज़ अहमद फैज़ साहब को कहा जाता कि ये नज़म सुनाइए तो वो कहते थे कि आप नूरजहां से सुन लीजिए।
फैज साहब एक बेहद ही नर्म दिल और सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे। इसके मुकाबिल उनकी जो अहलिया थी एलिस फैज साहिबा, वो थोड़ा इम्पल्सिव और कभी कभी गुस्से में भी करती थी। यहाँ पे आपको ये बता दें कि एलिस और फैज साहब का इश्क अमृतसर में हुआ। फैज साहब अंग्रेज़ी के उस्ताद थे और एलिस बाकायदा इस्लाम कबूल करके उनकी शादी हुई और ये काफ़ी कामयाब शादी रही। और एलिस हमेशा फैज साहब के सुख और दुख में साथ रही, एक दीवार की तरह। एक बार एलिस से किसी ने पूछा था कि आप फैज साहब की शायरी को समझती हैं, तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था कि मैं शायर को समझती हूँ। एलिस बहुत गुस्सा करती थी जब फैज साहब सिगरेट पिए जाते थे और कई बार ऐसा हुआ कि वो उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि फैज इफ़ यू डोंट स्टॉप स्मोकिंग आई विल डाइवोर्स। और फैज साहब अपने मखसूस अंदाज में एक कश और भरते और कहते ओके, और फिर बात यहीं पे रुक जाती। हैदराबाद सेंट्रल जेल में जब फैज साहब थे और एलिस वहाँ गई उनसे मिलने, और वहाँ उन्हें पता चला कि जिस जगह पे फैज साहब हैं वहाँ पर की दीवार को और ऊंचा किया जाएगा, तो वो उनके पास गई और उन्होंने कहा फैज डू यू नो दे आर रेजिंग द वॉल। और फैज साहब फिर बहुत ही खामोश अंदाज में बोले ओके, पोइट्री विल स्टिल ट्रैवल। और ऐसा ही कुछ हुआ। जेल का जो मुलाजिम फैज साहब को खाना देने के लिए प्लेट बढ़ाता था नीचे से, वो साथ में एक डिबिया और सिगरेट की डिबिया और एक पेंसिल भी उसमें रख दिया करता था। फैज साहब उस सिगरेट की डिबिया पे जो खाली जगह होती थी उस पे जो भी शेर उनके जहन में उस वक्त होता था वो उसे लिख देते और फिर उसे प्लेट के साथ वापस कर देते। जब वो रिहा हुए जेल से तो उस मुलाजिम ने सारे सिगरेट की डिबिया उन्हें दे दी। तो फैज साहब के कलाम को चाहने वाले हर जगह थे। एक वाक़या है, कैफ़ी आज़मी साहब जब मॉस्को में बीमार थे और साथ में उनकी अहलिया भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे। दोनों दो फ्लोर पे थे और जब उनकी अहलिया को रूम से ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जाया जा रहा था तो कैफ़ी साहब आ नहीं सकते थे, वहाँ पहुँच नहीं सकते थे। उन्होंने एक पर्ची लिख के भेजा और जैसे वो व्हील हो रही थी उसी वक्त वो पर्ची उनके हाथ में आई और उस पर्ची पे फैज़ अहमद फैज़ साहब की वो नज़्म लिखी थी, मेरे हमदम मेरे दोस्त। गर मुझे इसका यकीन हो तेरी आँखों की उदासी, तेरे आँखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरे दिल जोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। गर मेरा हुर्फ तसल्ली वो दवा हो जिससे जी उठे फिर तेरा उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग, तेरी पेशानी से धुल जाए ये तज़लील के दाग, तेरी बीमार जवानी को शफा हो जाए। गर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त। फैज़ अहमद फैज़ की गज़ल के चंद अशार मुलाज़ा फरमाएं। तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार बार गुज़री
تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، جنوں میں جتنی بھی گزری بیکار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے، تم آئے ہو نہ شب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ غالب اور اقبال کے بعد جس شاعر نے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کی وہ فیض احمد فیض ہیں۔ فیض احمد فیض کی مقبولیت صرف ہند و پاک ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی اسی طرح وہ مقبول اور مشہور ہوئے۔ ان کے جو کلام ہیں وہ بلا شبہ پرکشش اور نغمگی سے بھرے ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام کو یا یوں کہیے کہ اپنے قلم کو اپنے جد و جہد کا ہتھیار بنایا۔ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ فیض احمد فیض کی جو شروعات ہوئی شاعری کی وہ رومانیت سے ہوئی، لیکن بہت دنوں تک وہ اپنے خود کو گرد و پیش کے حالات سے بے خبر نہیں رکھ پائے اور ان کی شاعری میں انقلابی آہنگ دکھنے لگا، یا یوں کہیے کہ دونوں کے امتزاج سے ایک نیا رنگ نکھر کے آیا جو اور بھی دلکش اور بھی پرکشش، نغمگی سے بھرا، میٹھا، جو واقعی دلوں کو چھو جاتا تھا۔ آداب، آپ لوگوں کے سامنے غزل پیش کرنے جا رہی ہوں اور ملاحظہ فرمائیے گا۔ دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، دونوں جہان تیری محبت میں ہار کے، ہو جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ہو جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے، ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداس ہیں، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، تم کیا گئے کہ روٹھ گئے دن بہار کے، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے، دنیا نے تیری یاد سے
बेगाना कर दिया। तुझसे भी दिल फरेबू हैं गम रोजगार के, भूले से मुस्कुरा तो दिए वो आज फैज़, भूले से मुस्कुरा तो दिए वो आज फैज़। मत पूछ वलवले दिले ना करदा कार के, मत पूछ वलवले दिले ना करदा कार के। शुक्रिया। फैज़ की फ़िक्र, उनकी तहज़ीब, उनके लबो लहजा, उनकी शीरी ज़बानी, दिलावेज़ सुखन, ये किसी ज़माना, किसी अहद, किसी जोग्राफिया में महदूद या तारीख़ में महदूद नहीं किया जा सकता। वो फ़रदा की भी शायरी है, वो इमरोज़ की भी शायरी है और माजी की भी शायरी है। वो सब के रेलेवेंस है, उसकी शायरी का रेलेवेंस हर दौर के लिए है, हर ज़माने के लिए। इंसान दोस्त थे, हमेशा उन्होंने खल्क़ खुदा की बात की, हक़ की बात की, इंसान दोस्ती की बात की, ज़बू हाल लोगों की बात की, मसावात की बात की, समाजी सियासी नाइंसाफ़ी की बात की। और इसी सिलसिले में जब 1936 में ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का इजलास लखनऊ में हुआ, जिसकी इनॉग्रेशन मुंशी प्रेमचंद ने किया था और डॉक्टर सज्जाद ज़हीर उसके लीडर थे। उस ज़माने के जितने मारूफ शख्सियत, चाहे अब्दुल हक हों, इस्मत चुग़ताई हों या निसार कासमी हो, अब्दुल अलीम हो, सब एकजुट होकर के ये लोग लखनऊ में इसका इज्तिमा हुआ। और उनके थिंकिंग ये थी कि अपनी राइटिंग के ज़रिए वो समाज में और सियासत में जो नाइंसाफ़ी थी लोगों को आगाह करें, बताएं। और एक अंगारा नाम का एक मैगज़ीन शाया हुआ जो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के तरफ से था, उसमें उन्होंने इश्तराकियत की बात की और समाजी जो आपस में इंडिफरेंस था उसको उजागर किया। वो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और जितने भी गरीब मज़दूर उनके बारे में बताया और उसको इनकलाबी हैसियत से पूरी दुनिया में उसको फैलाया। फैज़ अहमद फैज़ की शायरी में खल्क़ खुदा का राज, अपने शायरी में आपने सुना होगा वो मशहूर नज़म कि जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई के तरह उठ जाएंगे, उसी में है कि जब राज करेगी खल्क़ खुदा, जो हम भी हैं और तुम भी हो, तो खल्क़ खुदा में सब हैं, सब बराबर हैं और वो राज करेंगे। और कब राज करेंगे? जब ताज उछाले जाएंगे और सब तख्त गिराए जाएंगे। और उन्होंने शुरू में कहा, बोल लब आज़ाद हैं तेरे, बोल कि ये ज़बां तेरी है। इस तरह से उन्होंने इंसान के जज्बे को उजागर किया। निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ, निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ, चली है रस्म कोई न सर उठा के चले, चली है रस्म कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। बुझा जो रोज़नी ज़िंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। बुझा जो रोज़नी ज़िंदा तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासल तो हमने जाना है कि अब सहर तेरे रुख पे बिखर गई होगी। गर्ज़ तसव्वुर सुबह शाम में जीते हैं, गिरफ्त साये दीवार व दर में जीते हैं। यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क़, यूं ही हमेशा उलझती रही है जुल्म से खल्क़। न उनकी रस्म नहीं है न अपनी रीत नहीं, यूं ही हमेशा खिलाए हैं हमने आग में फूल। न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं, इसी सबब से हम फलक का गिला नहीं करते,
इसी सबब से हम फलक का गिला नहीं करते, तेरे फिराक में हम दिल को बुरा नहीं करते। अगर आज जुदा है तो कल बहम होंगे, ये रात भर की जुदाई तो कोई बात नहीं। अगर आज ओज पे है ताले रकीब तो क्या, अगर आज ओज पे है ताले रकीब तो क्या, ये 4 दिन की खुदाई तो कोई बात नहीं। जो तुझसे अहद वफा इस्तवार रखते हैं, इलाज गर्दिशे लैलो नहार रखते हैं। निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहाँ चली है रस्म, कोई न सर उठा के चले, कोई न सर उठा के चले। जब पाकिस्तान में लियाकत अली खान साहब की हुकूमत बनी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो और उसके बाद इमीडिएटली हिंदुस्तान में कश्मीर में एग्रेशन हुआ, इंसर्जेंसी में एक जनरल मेजर जनरल अकबर ख़ान थे, उन्होंने कश्मीर में पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया। लेकिन वापस जब गए तो वो लोग कुछ कम्युनिस्ट माइंडेड पॉलिटिशियन लियाकत अली ख़ान, उनके फॉरेन पॉलिसीज़, उनके जनरल अप्रोच से और जब सीज फायर किया पंडित नेहरू के साथ, खुश नहीं थे। तो उन्होंने आपस में बैठ के अकबर ख़ान के घर पे एक मीटिंग हुई और वो रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी के नाम से मशहूर हुई। और इस लिहाजा 1951 में ये 15 आदमी को सेडेशन चार्ज पे जेल में डाल दिया गया। इसमें 11 मिलिट्री के आदमी थे और 4 सिविल, जिसमें डॉक्टर सज्जाद ज़हीर और फैज़ अहमद फैज़ नुमाया थे। मता लौ कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। मता लौ कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने। ज़ुबां पे मोहर लगी तो क्या है कि रख दी है हर एक हल्क़े ज़ंजीर में ज़ुबां मैंने। कि फैज़ अहमद फैज़ ने जितनी मकबूलियत और शोहरत अपनी ज़िंदगी में कमाई, मेरे ख़्याल में कोई उर्दू का शायर अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो मीर हों या ज़ौक़ हों या गालिब हों, दाग हों, उनकी ज़िंदगी में उतनी शोहरत मकबूलियत नहीं हुई। हत्ता कि बाद में जाके फिर लोगों ने रिसर्च किया, काम किया और बताया कैसे शायर गुजरे हैं, फिर बाद में लोगों ने पढ़ा और उसकी तख्लीक हुई। लेकिन फैज़ अहमद फैज़ ज़िंदगी ही से इतने मारूफ, मशहूर और मकबूल हो गए और इंतकाल के बाद भी वैसे ही हैं। तो ये ख़ास उनके शख्सियत का फैज़ है। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले भी गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। कफ़स उदास है यारों, सबा से कुछ तो कहो। कफ़स उदास है यारों, सबा से कुछ तो कहो। कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, चली भी
گلوں میں رنگ بھرے. کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو صبح تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی تو شب سرکار گل سے مشک بار چلے، چلے بھی آ کے گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے بادلوں بہار چلی. مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، گلوں میں رنگ بھرے بادلوں بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے بادلوں بہار چلے. ان کے کلام کی ایک اور خوبی ان کی روانی، ایسی روانی جیسے آئے بہاؤ لیکن مدھم مدھم. آج شہر میں پا بجولا چلو، آج شہر میں پا بجولا چلو، دست افشاں چلو مست و رقصاں چلو، خاک برسر چلو خوں بداماں چلو، طاقتہ ہے سب شہر جانا چلو. فیض صاحب کی شخصیت میں ایک مزاح کا رنگ بھی دیکھنے کو ملتا ہے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ جب وہ لندن میں تھے اور وہاں مشتاق احمد یوسفی صاحب بھی آئے، انہوں نے فون سے فیض صاحب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو فیض صاحب نے کہا آپ کل آ جائیے، صبح ساتھ میں پارک پہ سیر پہ چلیں گے اور آپ سے گفتگو بھی ہو جائے گی. طے شدہ پروگرام کے حساب سے یوسفی صاحب فیض صاحب کے یہاں آئیں. فیض صاحب بھی گھر سے نکل ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک خاتون آ گئیں جو کہ ذہین بھی تھیں اور دلکش بھی تھیں اور فیض صاحب کی بہت بڑی مداح بھی تھیں اور فیض صاحب سے گفتگو کرنے لگیں. کچھ دیر تو یوسفی صاحب یہ سنتے رہے. جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو انہوں نے فیض صاحب سے کہا فیض صاحب میرے لیے کیا حکم ہے، اور فیض صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں سگریٹ کی ایک کش لیتے ہوئے کہا آپ طے شدہ پروگرام کے حساب سے سیر کر آئیے. تو فیض صاحب کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ ایک کسی محفل میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ وہ اقبال کی شاعری سے کافی متاثر ہوئے. پھر انہوں نے کہا وہ اختر شیرانی کی شاعری سے بھی کافی متاثر ہیں. تو کسی نے برجستہ ان سے پوچھ دیا کہ آپ اختر شیرانی کے شاعری سے کیوں متاثر ہیں. تو پھر سے فیض صاحب نے بڑے ٹھنڈے مزاج سے کہا کہ بھائی وہ کافی بہادر شاعر تھا،
اس نے اپنی شاعری میں اپنی محبوباؤں کا نام لیا. ہم سب تو صرف اشاروں میں ہی بات کرتے ہیں. ایک اور واقعہ فیض صاحب کا ہے کہ فیض صاحب اکثر اپنی شاعری بہت ہی آسانی سے بہت ہی روکھے انداز میں کیا کرتے تھے. جن لوگوں نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا وہ انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا. تو کسی صاحب نے ان سے کہا کہ فیض صاحب آپ کی شاعری تو اتنی اچھی ہوتی ہے, ایک سے بڑھ کر ایک ہے, پر آپ کچھ اس میں آپ بڑے ہی روکھے انداز میں اسے بول جاتے ہیں, کچھ ادائیگی کیا کیجئے کہ تھوڑی انٹرسٹنگ لگے پوئٹری سننے میں. فیض صاحب نے پھر ایک سگریٹ کا کش لیا اور کہا بھائی سب کام ہم ہی کر دیں گے تو آپ کیا کیجئے گا. فیض ایک عظیم انسان تھے, عظیم شاعر تھے. ان کے کلام ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے اور لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے رہیں گے, ہر دور میں, ہر زمانے میں. آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی, ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں, ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. آئیے عرض گزاری کے نگارے ہستی, زہر امروزوں میں شیرینی فردا بھر دے. وہ جنہیں تاب گراں باری ایام نہیں, ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر دے. جن کی آنکھوں کو رخ صبح کا یارا بھی نہیں, ان کی راتوں میں کوئی شمع منور کر دے. جن کے قدموں کو کسی راہ کا سہارا بھی نہیں, ان کی نظروں پہ کوئی راہ اجاگر کر دے. آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی, دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزاں ہے تیری آواز کے سائے, تیرے ہونٹ